अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान खबरों में है। आज के दिन को लेकर फिक्र और खदशात यकीनी हैं। माजी और हवाले अपनी जगह, मगर क्या आने वाले दिनों में बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? क्योंकि अमरीकी फौज का भी बाकायदा इनखला भी नहीं हुआ। 31 तारीख ऐलान करदा है, लेकिन बगराम एयरबेस के अमरीकी इनखला के 40 दिन के अंदर अफगान तालिबान ने 27 सूबाई दारुलहुकूमतों को अपने जेर तसल्लुत कर लिया है। अफगान हुकूमत और अफगान फौजें रेत की दीवार से भी कमतर साबित हुई हैं। मुहतात तरीन अंदाजे भी ये कह रहे थे कि काबुल फतह करते करते तालिबान को कम अज कम 3 माह लगेंगे, लेकिन ये तो 3 घंटे भी न लगे। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का क़याम किसी भी वक्त हुआ चाहता है। फरीक़ैन में मुआहिदा हुआ है कि काबुल पर हमला नहीं होगा, इंतकाले इक़्तिदार पुरअमन रहेगा। तालिबान ने अफगान फौज के एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। गैर मुल्कियों को भी काबुल छोड़ने की आज़ादी है। अफगान तालिबान आलमी ज़राए इब्लाग को और आलमी ताकतों को ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि अब के और 20 बरस कबल के तालिबान में फ़र्क है। क्या ये हकीकत है? इस कदर तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान और ख़ित्ते पर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान का होमवर्क और सिचुएशन रीडिंग कैसी है? चीन और रूस कैसे ये सब देख रहे हैं? अमेरिका अब क्या करेगा? आगे होगा क्या? ये आम से सवालात हैं, ख़ास इम्कानात और ख़दशात रखते हैं। यही आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे कि क्या तालिबान एक यूनिफाइड फोर्स हैं या तालिबान भी मुख्तलिफ तंजीमों का इल्हाक़ हैं और ताकत मिलने के बाद दाखिली इख्तिलाफात का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त तालिबान की क़यादत किस किस नौइयत की है और काबुल में सरबराही किसको मिलेगी? अमीर तहरीक तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़दा को, जो मुल्ला उमर और मुल्ला मंसूर के बाद तीसरे मरकजी अमीर हैं और उनकी शनाख्त मुदर्रिस की सी है। दूसरा, मुल्ला बरादर, जो सियासी उमूर के निगरान हैं और टेबल पर तालिबान की क़यादत करते आ रहे हैं। मुल्ला याकूब तीसरे, जो ऑपरेशनल कमांडर हैं और जंगी उमूर देखते हैं और मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं। जानने को बहुत कुछ है। आज की गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में हुआ क्या बाय डिज़ाइन हुआ है, मुस्तकबिल क्या और ख़ित्ते पर इसके असरात। पाकिस्तान तैयार है इस पूरी सिचुएशन में। जो प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है, सईद काजी साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। जनाब अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, बहुत गहरी नज़र रखे हुए इस पूरे मामले पर और बहुत सी बातें प्रिडिक्ट हो रही भी थी कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अवैस तौहीद साहब, इस पर लिखा भी आपने, बाकायदा इनखला अभी बाकी है अफगानिस्तान में। अमरीकी अफवाज का ऐलान किया गया तारीख का। तालिबान ने 75% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। गैर मामूली पेशकदमी और मुज़ाहमत ना होना, बिल्कुल ही ना होना, कुछ भी ना, जो 20 साल अमेरिका ने लगाए, सिफर साबित हुए। हुआ क्या ये? आयशा, देखिए, अगर किसी को नहीं पता था तो वो फिर जो बाइडन थे, जो अब से 2-2.5 हफ्ते पहले कह रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के में कि तालिबान कंट्रोल नहीं कर सकते, अफगान आर्मी 3 लाख की है, फुली ट्रेंड है, हमने उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, जहाज दिए हुए हैं। और जो बाइडन का इस वक्त काफी मजाक भी उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कि इससे पहले ओबामा की हुकूमत में वो थे 9 साल। ऐसे तो नहीं कि नौज़ायदा कोई बच्चे हैं जिनको एहसास नहीं था कि अफगानिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तान कह रहा है, रशिया कह रहा है, चाइना कह रहा है कि आप इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ना करें। असल में जो अमेरिका का ये विड्रॉल था आयशा, वो एक ग्रेसफुल एग्जिट उन्होंने लिया, ना कि कोई पीस एग्रीमेंट किया। अगर उन्हें पीस एग्रीमेंट करना होता तो फिर अफगान गवर्नमेंट या अशरफ गनी की हुकूमत को बिठाते। उन्होंने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी है, पाकिस्तान ने नहीं दी, ईरान ने नहीं दी, चाइना ने नहीं दी, ये अमेरिका ने इनको दिया है ये लेजिटिमेसी। आप देखिए कि इतने 20 साल लगे हैं तालिबान को। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 घंटे का मामला है। पूरी एक नई नस्ल इसके अंदर शामिल हुई है। पूरी एक नस्ल जो है, 10 हजार जो सिविलियंस है अफगानिस्तान के अंदर, वो जाबाक हुए हैं। और $2.2 ट्रिलियन, 2 खरब से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को आप देख लें आयशा, कि अगर $100 बिलियन हमें मिल जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो हमारे तो हर हाल में हर घर में खुशहाली हो जाए। और जो मेरी इत्तला ये है कि जब आर्मी चीफ से इनके हुक्काम ने बात की थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था आर्मी चीफ ने कि भाई, आप अगर ये पैसा हमें दे देते तो हम आपको एक पूरी नया अफगानिस्तान भी खड़ा करके देते, एक नई फौज भी खड़ी देते। इससे पहले जो हमारे डिफेंस हुक्काम है आयशा,
जो कोयटा के अंदर है उनसे बात हुई है। कारज़ई साहब यहाँ पे रजामंदी करके जाते थे कि ठीक है, उन्होंने कहा भाई आप दिल्ली के अंदर क्यों ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं अपने फौजियों को, यहाँ पे भेज दे, 4 घंटे का रास्ता है स्पिन बुल्दिक से चमन के बॉर्डर से कोयटा का, हम आपको ट्रेन करके देंगे। तो कह लगे जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वापस जाते हैं तो नहीं है। अब इत्तला ये है आयशा लेटेस्ट कि सदर अशरफ गनी जो टस से मस नहीं हो रहे थे और वो जो है पाकिस्तान पे इल्जामात लगा रहे थे, वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मेरी किसी से बात हुई है जो कारज़ई के दौरे हुकूमत में उनके करीबी अफसर थे, उनसे भी बात हुई है, और जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसके अंदर भी रिपोर्ट्स हैं कि वो एक नामालूम मुकाम पे चले गए अशरफ गनी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिबुल्लाह के साथ, जो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा गालम गलौज कर रहे थे, अनसिविलाइज्ड ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ आयशा के जो तालिबान है उनके उसमें मेरी सुबह बात हुई है, और ये प्रोपेगेंडा था कि वो सिटी के अंदर दाखिल हो गए, ऐसा नहीं है। वो सराउंडिंग में सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मुल्ला याकूब और दूसरे जो उनके कमांडर है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, उनकी हिदायत गई सारे मुजाहिदीन को, इनके तालिबान के सोल्जर्स को, कि आप शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, और शहर के अंदर वो दाखिल नहीं हुए। तो इस वक्त ये लग रहा है मुल्ला ब्रदर की मुलाकात हुई है, बात हुई है अशरफ गनी से, उसके बाद मामला तय हुआ है। जो आप इब्तदाइया में कह रही थी कि कौन हो सकता है इसमें तालिबान का, लेकिन वो एक लंबी बहस है, उस पर हम इस में बात करेंगे, उस पर बाद में आते हैं। तालिबान को अपनी माजी की गलतियां नहीं दोहरानी है, और ये एक सवाल है, ये आप कह रहे हैं नहीं दोहरानी है, बट यही सबसे बड़ा कंसर्न होगा इस वक्त दुनिया का और खित्ते का भी। जनरल अमजद शुएब साहब, कौन आगे आएगा उस पर तो बाद में बात है, तालिबान फैक्टर पर क्या दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया उनको, या फिर अफगान फोर्सेस और हुकूमत ने ओवर एस्टिमेट किया? ये हुआ क्या? पहला सवाल तो बुनियादी ये बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगान हुकूमत की सारी उम्मीदें वाबस्ता थी अपनी फौज से, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि अवाम की फीलिंग्स क्या है। देखिए, ये जो हुकूमत पिछले 20 साल में बनती रही, जिसमें अहमद करज़ई, अशरफ गनी लीड करते रहे, ये अमेरिका की ताकत के बलबूते पे, उनके सहारे पे कायम रहे, जबकि अमेरिका बेदरेक बमबारी भी करता था अफगानियों के ऊपर, और बेगुनाह लोग बेशुमार मारे जाते रहे। उसके साथ साथ ये तबका जो था, अशरफ गनी तबका या दूसरे, ये करप्शन में मुलव्वस थे, ये पैसा जमा कर रहे थे, बाहर के मुल्कों में जायदादें बना रहे थे, और अवाम बेचारे पिसे हुए थे, वो उसी हाल में थे। नतीजा ये है कि आज जो चीजें जैसे खुल रही हैं, उससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका के खिलाफ भी नफरत थी, अवाम ने भी शुक्र अदा किया कि ये यहाँ से गए हैं, और दूसरी तरफ इन हुक्मरानों को भी समझा जाता था कि ये करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और अगर हम इनको बचाने के लिए जान दें तो वो मुनासिब नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। चुनाचे अवाम ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं भी तालिबान को मज़ामत नहीं हुई। अवाम पहले मलेशिया की शक्ल में इकट्ठे होते थे मुख्तलिफ कमांडरों के नीचे, और बड़ी मज़ामत होती थी। मलेशिया जो है वो आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखिए तो मलेशिया जो है वो बहुत हद तक तालिबान को सख्त कंपटीशन देती रही हैं, उनको बड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन अब मलेशिया जो है वो इकट्ठी नहीं की जा सकी। नतीजा ये कि जब अवाम की तायीद ना हो किसी करप्ट माशरे को, करप्ट हुकूमत को, तो वो फिर इसी तरह होता है कि फौज के पीछे अवाम खड़े नहीं है तो फौज ढेर हो गई, और फौज और अवाम जब हुकूमत के पीछे नहीं खड़े हैं तो हुकूमत ढेर हो गई। यहाँ यही नक्शा हुआ है। इसी वजह से तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए, जितने एनालिसिस थे वो गलत साबित हो गए। जब आपके अवाम और आपकी फौज आपके साथ नहीं है तो आप कैसे इसी पॉइंट को लेकर मैं सईद काजी साहब, ये बाय डिजाइन अगर अमेरिका एग्जिट किया है तो खित्ते के लिए क्या आएगा, और क्या वाकई अवाम की मज़ाहिमत और वो सब कुछ नहीं था? कहते हैं कि ये पश्तून है, लड़ाई झगड़ा और ये हटते नहीं पीछे, तो फौज भी तो वहीं की थी, बिल्कुल ना खड़ी हो सकी किसी भी जगह पर। जल साहब ठीक कहते हैं कि जो करप्ट गमाश्ता रजीम थी उसकी वजह से तालिबान की राइज हुई। मगर मैं एक बात करना चाहता हूँ, माजी के बगैर हाल नहीं होता और हाल के बगैर मुस्तकबिल नहीं होता, और जब हम वाक़यात को इन आइसोलेशन देखते हैं तो हम मुस्तकबिल का कोई भी दुरुस्त तनाजुर नहीं बना सकते। इसलिए हमें माजी को भी ज़हन में रखना पड़ेगा, हाल को भी रखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, आज आ जाते हैं हाल पे आ जाते हैं, $2 ट्रिलियन के पंप करने से तो वो गारों के ज़माने में वापस चला गया। क्यों भाई?
आखिर $200 बिलियन ही लग जाता लोगों की भले के लिए। कोई जदीद $350 की टोटल पाकिस्तान की रियासत है और 100 बिलियन का जो हमारे ऊपर कर्जा है, तो क्यों नहीं हुआ? तो इसका क्या मतलब है? इसका वादे मतलब है कि जो सरमायादाराना बुनियाद पे $2 ट्रिलियन भी उसको खड़ा नहीं कर सका और फौज जो है खुद उसने हथियार डाल दिए। अब अगली बात आ जाती है, आपने 3 लोगों का नाम लिया, ये अपेक्स लीडर है उनके, ये लोग हैं। अब इनकी क्वालिटेटिवली कैसे आप एनालिसिस करेंगे? इनके अंदर इंट्रिंसिक कितनी क्वालिटी है? बार हार्डन है, गुरिल्ला जंग से कोई अच्छी नहीं लड़ सकता। इन्होंने आरपीजीज के साथ और AK-47 के साथ दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मी मशीन को जो है वो जलील करके बाहर निकाला। और मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वो इसी तरह जलील होकर निकले हैं जैसे वो वियतनाम से निकले थे। अब रीबिल्डिंग करनी है, कैसे करोगे रीबिल्डिंग? अच्छा, अब उसमें एक चांस तो आपका यह निकलता है कि जो चाइना और इनका अरेंजमेंट है, ये रास्ता बने, यूरेशिया तक जाएं, वो एक रास्ता है, मगर इनके दरमियान कैसे अरेंजमेंट होगा? कुछ नॉर्थ से लोग इधर पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनको आज रिसीव किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तो बहुत बड़े चैलेंजेस अहेड हैं। ऊपर से कोरोना रिसेशन है, तारीख इंसानी। अच्छा काजी साहब, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, एक एक चैलेंज को लेके आगे बढ़ते हैं। पहली बात जिसका आपने भी जिक्र किया, अवैस तौहीद साहब ने भी, कि जो माजी का एक नजरिया था तालिबान का, था एक अप्रोच थी, इस वक्त दुनिया कंसर्न है खवातीन को लेके, बच्चों को लेके, माइनॉरिटीज को लेकर। अभी तो जिसे कहना है इख्तियार पूरा आया ही नहीं है, हैंड ओवर किया नहीं गया उनको रूल। आप समझ रहे हैं कि वो कह रहे थे जो अवैस साहब के नहीं होगा, अब तालिबान भी बदल गए क्या? नए तरह की उनकी आइडियोलॉजी होगी, नजरिया होगा, इंसानी हुकूक होंगे, कोई इंसानी अलमिया तो नहीं होगा? देखिए, मेटामॉर्फोसिस तो नहीं हो गया ना उनका। उन्होंने एक प्रैग्मेटिक स्टैंस लिया है और वो जितने लोग उनके टीवी और इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहे हैं वो मॉडरेशन का मैसेज भेज रहे हैं। इस वक्त उन्हें मॉडरेशन चाहिए, उसकी वजह यह है कि उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए। उन्हें चाहिए कि कौन कौन सा मुल्क उनको जब पावर पूरी तौर पर उनको ट्रांसफर होती है तो कौन कौन सा मुल्क तस्लीम करके उनकी लेजिटिमेसी को तस्लीम करता है। मगर इंट्रिंसिकली बात मैं कर रहा हूं, अफगानिस्तान में ये $2.2 ट्रिलियन का बारूद बिछाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, ना स्कूल है ना अस्पताल है। अब इस और फिर क्या यहाँ अंदर इंटरनल वार शुरू तो नहीं हो जाएगी? पावर स्ट्रगल तो नहीं? दीज आर क्वेश्चंस। वी विश फॉर द बेस्ट और हमें बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं हम कि हम देख रहे हैं डस्ट सेटल हो ले वहाँ पे क्या होता है, लेकिन बड़े ह्यूज चैलेंजेस हैं। और मौजूदा निज़ाम में कितना, हाँ अब हेरोइन के पैसों से कभी कोई मुल्क नहीं बने, बंदे ही बनते हैं या उनके माल बनते हैं। तो कैसे एक जदीद रियासत का वहाँ क़याम होगा और कैसे एक वेलफेयर स्टेट जिसमें लोगों के, औरतों के, बच्चों के राइट्स होंगे? ये हमारे लिए तो ये सवाल है कि भाई वहाँ पे वो कहानी ना दोहराई जाए जो पहले दोहराई की थी। अच्छी बात है कि वो बड़ी अपनी मॉडरेशन का हमें मैसेज दे रहे हैं, बट इट इज़ टू बी सीन कि क्या कितना किस हद तक वो इन रियलिटी में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, अवैस तौहीद साहब ये फरमाइएगा कि जिस जदीद रियासत के क़याम की और जिसकी आपने भी ऊपर बात की, दुनिया की एक्सेप्टेंस और मॉडरेशन के लिए क्या ये दिखाने को एक पैगाम दिया जा रहा है, या आपके ख्याल में आप इसका क्या एनालिसिस, जो क्वालिटेटिव उसकी बात भी कर रहे थे, कि वाकई वहाँ कोई तब्दीली आई और वो वाकई एक बेहतर रियासत या हुकूमत का क़याम ये चाहते हैं तालिबान वहाँ पर? क्या फ्यूचर क्या देख रहे हो? क्या कुछ आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन से ममालिक ऐसे होंगे जो सबसे पहले एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे ये तालिबान रूल को वहाँ पर? ऐसे देखिए, एक तो ये कि मल्टी कल्चरल और जो इंटरनल इनकी एथनिक जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसकी समझ मैं समझता हूँ माजी से ज्यादा है इस वक्त तालिबान को। इवन ऑन ग्राउंड जो फोर्सेस लड़ रही हैं, इस तरह माजी में हमने देखा था कि हजारा किस तरह मैसेकर किया, किस तरह फिर बामियान के अंदर स्टैचूज जो थे उनकी डिस्ट्रक्शन की, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने भी उन्हें तंबीह की थी, पूरी दुनिया ने तंबीह की थी, उसके बावजूद नहीं माने। फिर उसके बाद देख लीजिए कि मज़ार शरीफ के अंदर रशीद दोस्तम के घर में आप वीडियो देख सकते हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि वहां पे ताजिक या उज़्बेक्स को जो है वो कोई उन्होंने कत्ल किया हो या कोई, वो तो नहीं है। लेकिन जो बेसिक है, मैं आपको कोट एंड कोट बताता हूँ जो मेरी बात हुई। कहते हैं कि देखिए हमारे लीडर्स जो हैं वो अगर कांटे छुरी के साथ बीजिंग, मॉस्को या दोहा के अंदर या तेहरान के अंदर अगर खाना खाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे नजरियात से हम बिट्रे करेंगे। और उनकी नजरियात क्या है? शरिया लॉज की इम्प्लीमेंटेशन। शरिया लॉज की इम्प्लीमेंटेशन वो जो मदरसे के सेमिनरीज या मदारिस के उलमा करते हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, देखिए समझ है, लेकिन इनके 3 चेहरे हैं जितनी मेरी समझ में आता है। एक है इनका पॉलिटिकल फेस जो दोहा के अंदर है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि मुल्ला ब्रदर उसको लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने डील किया है, सारी एजेंसीज के साथ रब्ता रहा है। दूसरा इनका रहबरी शुरा है या लीडिंग जो काउंसिल है इनकी, जिसको हैबतुल्लाह खान साहब
लीड करते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तो 16 रुकनी है और उसके बाद एक मिलिट्री जो उसके नीचे बहुत सारे कमीशन हैं, जिसके अंदर मिलिट्री कमीशन भी है जिसको हेड करते हैं मुल्ला याकूब। लेकिन जो नीचे जो ग्राउंड पे जो सोल्जर्स हैं, क्या वो पॉलिटिकल जो मॉडरेशन हमें नजर आ रही है अल जजीरा पे, CNN पे या मेरे आपके स्क्रीन पर, क्या वो इंप्लीमेंट करेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज होगा और यही चैलेंज लेके मेरे ख्याल में वो काबुल के अंदर बैठेंगे। दूसरी बात ये कि जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि करप्शन, मैसिव करप्शन है, रैम्पेंट करप्शन है और इवन जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तक बेचे हैं अफगान कमांडर्स ने। लेकिन ये जो रिट्रीट का मामला है, जनरल साहब को ज्यादा तजर्बा होगा, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले कोई 3 दिहाइयों की, उसके अंदर मैंने देखा है कि रिट्रीट करते हैं, जब आप अंदर आते हैं तो उसके बाद फिर वो पहाड़ों से वापस आ जाते हैं, आपके दुश्मन होते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि सारी मुश्किलात दूर हो गई। उज़्बेक्स के साथ भी इनकी झड़प हो सकती है, ताजिक के साथ भी झड़पें हो सकती हैं। हज़ारास को जहां तक मैं समझ रहा हूँ आयशा, ये कुछ जराए मुझे ये बता रहे हैं कि मशरक के अंदर इनकी गैर सरकारी तौर पर एक प्रेजेंस है तालिबान की, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान से, और ईरान ने ये पैगाम दिया है हज़ारा के कुछ ट्राइबल एल्डर्स को कि आप तालिबान के साथ बिला वजह लड़ाई न लड़े, खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी फिर आप पर होगी। तो ये एक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो नजर आ रहे हैं हमें तालिबान की तरफ से, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रायल है आगे जिसमें उनकी लेजिटिमेसी की एक्सेप्टेंस भी है, उनके रूल की एक्सेप्टेंस भी है। इस तरह जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं आयशा, इराक के अंदर अभी बच्चियों की यूनिवर्सिटी के अंदर पाबंदी लगाई हुई है, इसी तरह गंधार के अंदर स्टेडियम के अंदर पब्लिक एग्जीक्यूशन का सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इनको गवर्नेंस के मामला पे पॉलिटिकल अपनी शुरा के साथ मजीद और फिर मेरे ख्याल में अमली तौर पे ये गवर्नेंस अपनी कायम कर सकते हैं। ठीक हो गया। बड़े अहम सवाल हैं कि पॉलिटिकल मॉडरेशन ग्राउंड तक कैसे जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनरल अमजद शुएब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तालिबान हुकूमत को अवामी मकबूलियत मिल पाएगी या वहां से किसी किस्म का रिवोल्ट भी देखने को मिल सकता है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमजद शुएब साहब, तालिबान की पेश कदमी अब तक की जो हमें दिखाई दे रहा है, जो उनकी तरफ से एक पॉलिटिकल मॉडरेशन और CBMs नज़र आ रहे हैं, एक गैर मकबूल अशरफ गनी की हुकूमत को पीछे हटाना अवामी हिमायत इन्हें मिलेगी या फिर अवाम की तरफ से भी कोई बगावत या किसी मुसल्लह किस्म का आगे से नज़र आएगा, या आप समझते हैं कि एक्सेप्टेंस रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि इसमें ज्यादातर लोग जो तालिबान में अब शरीक हैं, ये दूसरी जनरेशन है, ये पहली जनरेशन के लोग नहीं हैं। फिर आप इनका डिसिप्लिन देखिए कि इन्होंने कहीं कोई ज्यादती नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, कोई दुकानें नहीं तोड़ी, और जो मुजाहिदीन के वक्त पे हुआ था कि औरतों को उठा लिया गया, वो यहाँ पे कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसकी वजह से अवाम में कोई खिलबली या कोई ऐसी मुखालफत नजर नहीं आती। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हल वही है जो हम पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इनको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करने होंगे, उसके बगैर जो भी हुकूमत बनेगी उसकी रेट पूरे अफगानिस्तान पे कायम नहीं हो सकती। लिहाजा तालिबान भी यही कर रहे हैं कि इस वक्त वो एक अबूरी हुकूमत बना रहे हैं। अब अबूरी हुकूमत जब बनती है, अबूरी हुकूमत की अपनी एक चूंकि आर्जी होगी, तो उसके दौर में तवक्को नहीं है कि कोई किसी तरफ से कोई शोरश उठे, क्योंकि एक आर्जी इंतजाम है। लेकिन ये वो वक्त होगा जब तालिबान सबको इंगेज करें। फर्क सिर्फ ये है कि आज तालिबान एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो दूसरों की जो जो बातें माने तो वो उनकी मेहरबानी होगी, वरना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठ के आप ज्यादातर अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। तो तालिबान जो है वो आज एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो करेंगे यही कि सबको ऑन बोर्ड रखें। और वही रास्ता अगर अपनाया उन्होंने और उसमें सारे शामिल हो गए तो पूरी दुनिया मजबूर होगी उस हुकूमत को तस्लीम करने में, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान की तायीद होगी। और अगर तायीद नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं शोरश बर्पा होती रहेगी और बाहर से कोई ना कोई कुव्वत उसको आलाकार बना के वहां पे प्रॉक्सी वॉर करेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा जो हम आप सुनते भी रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी बार बार कहा कि हम जिस चीज से डर रहे हैं वो ये है कि वहां पे कहीं खाना जंगी ना हो। अगर सिविल वॉर होती है
तो फिर वो इंस्टेबिलिटी रहेगी, और उस इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म भी होगा, हमें हर तरह के मसाइल रहेंगे, और अगर बढ़ेगी वो इंस्टेबिलिटी तो फिर हमारे यहाँ रेफ्यूजीज भी आएंगे। लिहाजा हमारा मशवरा भी तालिबान को यही होगा कि आप सबको ऑन बोर्ड रखें। आप किसी की और उन्होंने जो ऐलान किया कि हम किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहते, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो जो लोग उनसे नाराज भी थे उनको भी वो मुज़ाकरात में शामिल करेंगे, और यही वो रास्ता है जिसके जरिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। अमजद शुएब साहब, अब तक जितनी चीजें और खबरें आ रही हैं, ये कहना कि बदला नहीं है, जनरल एमनेस्टी है, सब कुछ है, और फिर मुख्तलिफ तरह के स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। आपके ख्याल में फेस वैल्यू को इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो फिर माजी नहीं दोहराया जाएगा, या कंसर्न है फिर भी दुनिया के और पाकिस्तान के? क्योंकि जाहिर बात है अगर वहां सिविल वार या ऐसी कंडीशन होती है तो पाकिस्तान पर असरात यकीनी है उस सूरत में। नहीं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर लगता यही है कि वो पुराने वाली गलतियां नहीं दोहरा रहे। आप देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने अब्दुल्ला को एंगेज किया है। अगर अब्दुल्ला के साथ उनका कुछ अरेंजमेंट बन जाता है और वो हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप जरा सोचिए कि नॉर्थ में जो कुछ भी होता रहा, जिस जमाने में जो हमारी नॉर्दर्न अलायंस जिसे हम कहते थे, वो कैसा खत्म हो जाएगा। और नॉर्दर्न अलायंस बहुत बड़ा एक मोहरा था भारत के हाथ में। या बिल्कुल वैलिड पॉइंट। एक और चीज और मैं बताऊं, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, उसको भी एंगेज किया गया है। जी बिल्कुल, और मेरी इत्तला है कि वो गालिबन पाकिस्तान विजिट भी करेगा। जी सर, वफद आ चुका हुआ है, मौजूद है पाकिस्तान में इस वक्त, ये कुछ घंटे पहले। अगर वो यहाँ है तो बिल्कुल वो असेसमेंट मेरी दुरुस्त है कि वो भी इसका सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए गालिबन तैयार है। तो अगर नॉर्दर्न अलायंस शामिल हो जाती है इनके साथ और एक कंसेंसस बन जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है सिविल वॉर वाला खतरा टल जाएगा और अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है, खबर ये वहां से आ रही है और खुद अब्दुल्ला भी इसे कंफर्म कर रहे हैं कि अशरफ गनी जा चुके, नायब सदर जा चुके ताजिकिस्तान में अशरफ गनी साहब। सईद काजी साहब, पॉलिटिकल सलूशन क्या मिल जाएगा? अबूरी हुकूमत का किरदार क्या रहे, और क्या पाकिस्तान जो इस वक्त हमारे कंसर्न और खदशात हैं, रेफ्यूजीज लेकर या सिविल वॉर की तरफ मामला ना चला जाए, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो वहां पर जितनी, जिससे अमजद साहब ये भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल सलूशन की तरफ चीजें बढ़ के इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ चली जाएंगी? देखिए, अभी फ्लूइड सिचुएशन है और उसमें कुछ पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा ये अपनी जगह पे मौजूद है, मगर कुछ फंडामेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी हैं। जो एक सोसाइटी की पसमानदगी है और उस पसमानदगी को मज़ीद आपने बम्बारमेंट के ज़रिए और गहरा कर दिया है, और वहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी है। देखें, एक समाज में आराम से हुकूमत करने के लिए नीचे आपको बुरी भली ज़िंदगी जो है वो चलानी पड़ती है, वरना ऊपर से जो हमेशा जो रूलिंग क्लास की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं वो समाज की निचली परतों में जो बेचैनियां हैं उसकी वजह से ही वो होती हैं, और फिर पावर स्ट्रगल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है, हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए, हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अमेरिका कोई सोल्यूशन नहीं था, अमेरिका इराक में सोल्यूशन बना, शाम में बना, या जहाँ वियतनाम में बना, कहीं भी सोल्यूशन नहीं था। वो उनका एक अपना एक पैराडाइम है, वॉर कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। उन्होंने अपना सामान बेचना होता है, उन्होंने अमरीकी अवाम का टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया, ठेकेदारों को खिलाया, या अशरफ गनी खा गया और अफगान अवाम वहीं बैठे हैं। और मैं जिस मंजर से और जिस एंगल से देख रहा हूं कि क्या इसमें अफगान अवाम की निजात होगी जो तख्ते सितम बने हुए हैं एक तकरीबन पिछले 3-4 दहाइयों से, जो हम रेशा दवानियां उनके खिलाफ ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, क्या उससे वो निकल आएंगे या नहीं आएंगे? और ये इनकी सफरिंग कहां से शुरू होती है, आप गौर करें। और क्या हमने इनका हाशिर कर दिया? दुनिया में जगह जगह अफगान के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे चने बेच रहे होते हैं, यहाँ जो है वो अपना बूट पॉलिश कर रहे होते हैं। तो क्या ये तालिबान उनके लिए कोई सोल्यूशन लाएंगे? अगर तो लाएंगे तो फिर आराम से हुकूमत करेंगे, लेकिन अगर ये ट्रिकल डाउन नहीं करता और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते ये, और या कोई और, तो फिर मेरे ख्याल में वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है कभी भी माशी तौर पर बर्बाद अवाम के ऊपर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती। जी ओवैस साहब, एक हुकूमत बनानी है, बुरी हुकूमत, और फिर आगे इख्तियार दिया जाएगा, जो भी वहां पे फैसला होता है। ये कहिएगा कि इदारा जाती अमल आप समझते हो जाएगा? और अभी तक की जो ये तालिबान की फतह दिखाई दे रही है, हमारी तरफ खदशात और असरात, एक सरहदी सूरत हाल है, एक TTP यहाँ भी मौजूद है, आप समझते हैं कि कोई कनेक्शंस, कोई उसके असरात हमें अपनी साइड पर देखने को मिलेंगे या मिल सकते हैं? जी ऐसा देखें तो सारे जो 36 सूबे हैं अफगानिस्तान के, उसके अंदर सबके अंदर इस पूरे 20 साल के अंदर एक शेडो हुकूमत कायम की हुई थी, शेडो गवर्नर्स कायम अपॉइंट किए हुए थे तालिबान ने।
और साथ साथ में उनके उसी शेडो जो गवर्नर है उसके साथ उन्होंने काजी भी रखा हुआ था, जो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका सिस्टम था उसके भी 1-2 लोग उनके साथ रखे हुए थे। जिस तरह कंधार में जैसे ही कैप्चर हुआ, जो ज़ाहिर बात है तालिबान का हेडक्वार्टर्स है, मुल्ला उमर भी यहीं पे जिंदगी भर रहे, वो काबुल कभी नहीं गए हुकूमत के, जब तालिबान की हुकूमत थी, अलावा एक आध दफा के। तो कंधार के अंदर उनका जो शेडो गवर्नर था उसी को उन्होंने इस वक्त गवर्नर अपॉइंट किया हुआ है पूरी तौर पे कि आप जरा नज़्म व नस्क देखिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि अभी एक सिस्टम इवॉल्व करना है। ये कहना कि अवाम पूरी तालिबान के साथ है, ये भी गलत बात होगी। सोसाइटी डिवाइडेड है, फॉल्ट लाइंस ऑलरेडी सेक्टेरियन एथनिक लाइंस की हैं। ये वॉरलॉर्ड्स अगर पूरी हुकूमत में आ भी जाते हैं तो इस पूरे 20 साल के अंदर कुछ बदला भी है, यानी कि 3.1 बिलियन जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन में वापस चली गई हैं, मखलूत तालीम भी है, ठीक है, आर्टिफिशियल हो कहीं हो, जाहिर बात है कि वो पश्तून डोमिनेटेड जो कंजर्वेटिव एरियाज हैं, जिस तरह पक्तिया है, पक्तिका है, या फिर हेलमंद है, कधार है, उर्जगान है, जाबुल है, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हिरात के अंदर थी, तो हिरात के अंदर यूनिवर्सिटी सब बंद हुई है। तो एक पूरा सिस्टम इवॉल्व करना है, और वो सिस्टम के लिए जो अपने पार्टनर, जिस तरह जनरल साहब या सईद साहब कह रहे थे, उन पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेके वो इन्वॉल्व करना है। उज़्बेक्स और ताजिक जो हैं उसके अंदर पर्दा नहीं है। अगर आप जाएं मजार शरीफ तो वहां पे पर्दा नहीं है, वहां पे लड़कियां जीन्स पहने हुए हैं, ठीक है, एक अबाया लिया उन्होंने, एक जिस तरह ईरान के अंदर होता है। मुझे ऐसा लगता है, ये शायबा है मुझे, कि कहीं ना कहीं ईरान जैसा सिस्टम जो है वो कहीं इंप्लीमेंट करना चाहेगा तालिबान, जो क्वासी एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, कि पूरा कंजर्वेटिव सिस्टम भी नहीं है। यहाँ तक लड़कियां जो है वो अब उनके स्कार्फ यहाँ तक हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत उनको मखलूत जो है वो तालीम की इजाजत होगी, जो अलग उनकी जो जामियात होंगी, अलग तालीमी इदारे होंगे। तो इस तरह मेरे ख्याल में, जैसे ईरान के अंदर एक जमाने में था कि फैक्ट्रीज के अंदर अलग शिफ्टें थी खवातीन, ठीक है, तो ये तालिबान मेरे ख्याल में उधर कर सकते हैं ये। लेकिन एक बड़ी अपोजिशन भी नौजवान नस्ल की मौजूद है तालिबान के, उसमें वो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तालिबान को, अपनी गवर्नेंस से, अपने अमल से। और वो एक लंबा रास्ता है। अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत करना, गवर्नेंस करना, एक स्टेट नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को कायम करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस है हमारे उस पे आयशा, क्योंकि अब अमेरिका अपने फेलियर को एक स्केप को ढूंढ रहा है। और सबसे वैसा इसी को थोड़ा खोल लेती हूँ हमजा शेख साहब की तरफ जाने से पहले। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंप्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान की इस वक्त होमवर्क कैसी है, सिचुएशन रीडिंग क्या है? जैसे हमने कहा कि हमारे बॉर्डर्स टाइटली क्लोज रहेंगे, वहां से यहाँ कुछ ना हो, यहाँ से वहां कुछ ना हो। क्या ये जो तालिबानी सरहदी इलाकों पर हमारे मौजूद हैं, इन्होंने हमारी तरफ से बॉर्डर्स भी क्लोज किए, क्या वो भी इस नैरेटिव को बाय करेंगे कि वहां जो कुछ हो रहा है वो वहीं तक रहे, हमारी सरजमीन की तरफ कोई इस तरह की दरअंदाजी वहां से ना हो रही हो, ना दहशतगर्दी का वाकया, जैसे हमने स्ट्रांगली कहा है कि हमारी तरफ से टाइटली क्लोज रहेंगी ये चीजें? जी, मुझसे पूछा आपने? जी जी। अच्छा, देखिए, बात यह है कि तालिबान ने इस चीज की अंडरटेकिंग दी थी। जब पाकिस्तान ने अपने खदशात का इजहार किया तो उन्होंने बहुत दफा ये कहा कि हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पे खाना जंगी भी ना हो, अफाम तफहीम से काम हो, और आप ये जो सोच रहे हैं कि यहाँ से महाजरीन जाएं वो भी नहीं होंगे। चुनाचे उन्होंने जो दाखिली रास्ते थे सबसे पहले वो कंट्रोल किए, और ये कंट्रोल करने का उनका मकसद गालिबन यही था कि लोग यहाँ से निकल के उस तरफ जाएं। चुनाचे जितनी भी मूवमेंट हुई कंदूज से या दूसरे इलाकों से, वो सब लोग काबुल में गए, और काबुल जाते हुए उनमें तालिबान भी शरीक हो गए उन्हीं काफिलों में, और तालिबान जो है वो इस तरह इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए, और कहते हैं कि तालिबान की ऑलरेडी प्रेजेंस मौजूद थी काबुल के अंदर। अब चीज ये है कि अगर ये सारी जंग के दौरान या जो कुछ भी अभी होता रहा, तालिबान का ऑनस्लॉट था एक जारी रहा, उसके दौरान अगर लोग महाजर नहीं हुए, वहां से निकल के दूसरे मुल्कों में नहीं गए, तो अगर एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है, हुकूमत बन जाती है और निजाम चल निकलता है, जैसे तालिबान उनको कह रहे हैं कि लोग जो पुलिस के लोग हैं, बैंकों के लोग हैं, सारे वो अपने अपने उसी तरह काम जारी रखें, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, तो अगर निजाम चलता रहे तो फिर किसी को वहां से जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी।
तो मुझे तो यही नजर आता है कि हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे खाना जंगी ना हो। फिर अगर कोई बाहर की कुव्वत किसी तरह कोई शोशा छोड़ के कुछ करा दे तो वो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर जैसे हालात बढ़ रहे हैं, लगता नहीं कि ये खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। लगता यही है कि ये अफ़हाम व तफ़हीम से अपने मामलात को हल कर लें। अमजद शुएब साहब, एक पॉजिटिव नोट पे बात को क्लोज करें, एक ब्रेक ले लेते हैं, मगर बड़ा अहम है कि आपको जो सुबकी और नाकामी उठानी पड़ रही है अफगानिस्तान में, खित्ते में दो और बड़ी ताकतें मौजूद हैं, चीन और रूस, जिनकी मुलाकातें तालिबान रहनुमाओं से हो चुकी हैं। कहां से एक्सेप्टेंस होगी सबसे पहले, और इनका क्या रोल है आने वाले दिनों में, और क्या पाकिस्तान के लिए ब्लेम गेम अफगानिस्तान को लेकर कम हो जाएगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सईद काजी साहब, जहां गुफ्तगू का सिलसिला टूटा, बड़े पॉलिटिकल पॉजिटिव नोट के ऊपर बात हुई कि डिफरेंट दिख रहा है, चीज़ें भी, बयानियां भी, और इकट्ठा करने और समेटने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये फरमा दीजिएगा, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान पर हमेशा एक ब्लेम गेम रही, क्या पाकिस्तान अब उससे निकल आएगा? और दूसरी बात, चीन और रूस का किरदार, हमने मुलाकातें देखी हैं पिछले दिनों में, मुज़ाकरात देखे तालिबान रहनुमाओं के दोनों ममालिक के साथ, आप क्या समझते हैं क्या किरदार है इन दोनों का? देखिए, दो बातें हैं आपकी। एक तो मैं ये कह दूं कि चीन की बात हुई है उनके साथ। चीन ने उनकी $3.5 बिलियन की एक तांबे की जो कान है, थोड़ी सी उनकी 46 मील की सरहद भी मिलती है, उनसे उनकी बात हुई है। उन्होंने उनसे ये भी बात की है कि आप ये जो तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक जो आर्मी है उसको रेन इन करें, और उस पर तालिबान ने उन्हें बात मानी भी है। और उसके बाद ये मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया में भी आ चुकी है, ये कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं है, और अमेरिकन यानी अखबारों में आई है। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से यूरेशिया तक हम आपको बिल्ड करके देते हैं, आप अपने ये रवैये बदलें। उसके जवाब में इनका ये कहना था जी कि हम बाहर के जो अफगानिस्तान से लोग बाहर चले गए, हिजरत कर गए हैं, हम उनके लिए भी वापस यानी आएंगे। एक जेस्चर उनका हुआ और उनके पास कोई चांस नहीं है, इनकलाब वाला काम होना कोई नहीं है। अब वहाँ पे कोई नूर मोहम्मद तरह का ही नहीं है कि वो सब बच्चियों और औरतों को जो है वो तालीम दे, और वो उसको तो हमने ख़त्म करके बर्बाद कर दिया। अब आपके पास चांस कौन सा रह गया कि चाइना हैज़ एक्सेस कैश, और चाइना की जो एक्सपेंशन हो रही है, वो जो निकलना चाहता है और अमेरिका उसे रोकना चाहता है, वो पैसा आ सकता है। और चाइना यहाँ बम मारने नहीं आएगा, सड़कें बनाने आएगा अगर किसी ने उसको आने दिया तो ये इनका चांस है, अगर ये इनको बात समझ में आ जाती है। लेकिन फिर वही सवाल जो अभी मेरे भाई ने अवैस तौहीद ने कहा कि यहाँ पर अब उधर नॉर्थ में चले जाएं, वो तो बड़े लिबरल हैं, वहाँ पे जो पर्शियन स्पीकिंग है और दीगर लोग हैं, उनके साथ ये कैसे डील करते हैं? तालिबान के अंदर वो कौन सी फैक्शन है जो अभी तक उन्हीं सज़ाओं पे यानी अमल कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, जो कि पहले हम सब कुछ देख चुके हैं। तो ये है, जदीद दुनिया के साथ पेस में आएंगे, कदम से मिला सकेंगे या नहीं मिला सकेंगे, दैट इज़ द बिग गिफ्ट। और देखना पड़ेगा, इस हवाले से शकूक भी हैं और उम्मीदें भी हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आयशा काजी साहब, एक छोटी सी बात और, अमेरिका के किरदार को देखते हुए, अमेरिका के जाने को भी बहुत से लोग इस तरह से भी एनालाइज कर रहे हैं कि अमेरिका को अदम इस्तेहकाम ही दरकार है यहाँ पर खित्ते में। देखो, अमेरिका अपने जदीद तरीन हथियारों से मुल्कों को गारों के ज़माने में भेजने का बड़ा मास्टर है। मुझे ये बताएं ना, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए वो उठा के आपको गारों के ज़माने, वियतनाम बच गया क्योंकि वहाँ हो ची मिन और उसके पीछे इनकलाब की एक जो है एसेट्स उनके मौजूद थे। इसके पास जापान बच गया क्योंकि वो एक ज़ाहिर है एक सरमायादाराना ताकत थी अपने वक्त की, तो उनके पास सेहतमंद मैशतें थी। बात यह है कि इसके अलावा इराक देखें, और आज अगर मैं इराक के फिगर्स शेयर देख रहा था सद्दाम के वक्त के, वो जन्नत नज़ीर थे। हर घर को एक बास्केट मिलती थी जिसमें उसमें खाने पीने का सामान और ग्रॉसरी वो देता था। 1 रियाल या दिरहम जो भी था उसका वो कितने का था। हम जमहूरियत के हक में हैं, लेकिन अमेरिका में जमहूरियत है, बाइडन जमहूरियत के जरिए आता है। किस दुनिया की जगह पे ये बोरिस जॉनसन जमहूरियत के जरिए आया है? एस्टेब्लिशमेंट ने जो है उठा के बाहर फेंका, वो जो था लेबर लीडर लेफ्ट का, उधर जो था वो क्या नाम था, बर्नी सैंडर, उसको 2 दफ़ा उसके खिलाफ, ये जमहूरी है, एम फ्रॉड लाया साढ़े नाल, ये जमहूरी है। वो बात ये है कि जमहूरियत का मतलब है नीचे ट्रिकल डाउन करके। अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि अफगानिस्तान अमेरिका के ऊपर $30 ट्रिलियन का कर्जा है, $24 ट्रिलियन की इकॉनमी है, इस वक्त वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, $600-900 नीचे दे के अवाम को पैसिफाई कर रहा है, ऊपर वो माल फेंक रहा है बड़ा, और उसने पिछले इस 2 सालों में कुछ $8-9 ट्रिलियन छापे हैं। वहां पे सिर्फ एक मशीन काम कर रही है जिसे आप डॉलर छापने वाली मशीन। और आज की खबर है कि उनके फेडरल रिजर्व ने कहा है कि हुजूर ये इन्फ्लेशन आपके काबू में नहीं आएगी। इट्स येट टू बी सीन। अवैस तौहीद साहब, क्या अमेरिका की दिलचस्पी खित्ते से चली गई इस बात को कि 20 साल में 88 बिलियन अरब लगा के भी निकला तो कुछ नहीं, सुबकी
उठानी पड़ी है। और अमेरिका पे ये जो आ रहा है कि वो चाहता अदम इस्तेहकाम में, जो अभी उन्होंने बात की एक्सपेंशन ऑफ चाइना, इसको अब उधर ले जाते हैं, कि रोक कौन सकता है फिर चाइना को यहाँ पर? देखिए आयशा, अमेरिका का इंटरेस्ट रीजन के अंदर जाहिर बात है, अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक फटीक तो थी, और बाइडन की जो पॉलिसीज हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह की है, ईरान के साथ भी इसी तरह की है। और जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि 20 साल जिसमें उन्होंने कई 100 खरब डॉलर जो है वो खर्च किए हैं इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, और ईरान और फिर अफगानिस्तान के अंदर, उस दौरान चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक माइट बन गया, एक सुपर पावर बन गया इस 20 साल में। अब उनका एक दुश्मन चाइना है जिसके खिलाफ वो तवानाइयां अपनी सारी जमा करना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस रीजन में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। पाकिस्तान से मेरी नाकिस राय में उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी चाइना के साथ वो डिस्टेंस कर लें। अब अपने फेलियर को अफगानिस्तान में जिस तरह इंटरनेशनल तौर पर सुक्की हो रही है अमेरिका की, उसके लिए एक स्केप गोट चाहिए हो रहा है, और स्केप गोट जो है वो पाकिस्तान को बना सकते हैं और पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को क्या करेंगे ये? पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलके फैटफ की आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, इकोनॉमी पे कोई सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा सकते हैं, IMF को कुछ कह सकते हैं। यही लगता है ना अमेरिका के जो इसकी इम्प्लीकेशन लगती हैं। अवैध साहब, चाइना के खिलाफ एनर्जी इकट्ठी, आपने कहा कि वो इकट्ठे हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी खित्ते में उनका मौजूद है और पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी। सो फिर अमेरिका चाह क्या रहा है? क्या पाकिस्तान से कुछ या सिर्फ चाइना के आगे खड़े होना? चाइना के आगे खड़ा होना चाह रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है कि जो चाइना का एक नर्व सेंटर है इस पूरे वन रोड वन बेल्ट का, जो सीपैक जिसका हिस्सा है, और जाहिर बात है कि गवादर और चाबार बंदरगाह के अंदर जब उनके मुआहदे 420 बिलियन डॉलर के हो गए हैं ईरान के साथ, तो अगर ईरान से सैंक्शंस हटती हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी ईरान के साथ बढ़ जाएंगे। और जब पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ये कह रही है कि हमारी अब जो पॉलिसी है वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है, हम इकोनॉमिक कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके खिलाफ अमेरिका खड़ा हो सकता है। दूसरा, मुझे इस बात का शुबा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत नहीं करता तो जो पाकिस्तान में इंसर्जेंट्स हैं या पाकिस्तान के जैसे इंसर्जेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है वेस्टर्न कंट्री के दौरान। और पाकिस्तान का इस वक्त जो बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, जिस तरह जनरल साहब भी बात कर रहे थे आयशा, वो ये है कि पाकिस्तानी तालिबान जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो बलोच इंसर्जेंट्स जिनको पनाह दी हुई थी इंडिया के अंदर काउंसलेट के अंदर, जब वो इनखला हुआ है, तो हमारी इत्तला ये है कि वो इंसर्जेंट जो हैं या तो अफगानिस्तान में है या फिर बलूचिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका किस तरह से टैकल होगा। तो हमारे इंटरेस्ट उधर भी अफगानिस्तान के साथ मुस्तकिल लगे हुए हैं, सरहद हमारी फेंसिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमें खदशा है कि वहां से दहशतगर्द कार्रवाइयों बढ़ सकती है, और इसी वजह से अफगान तालिबान को हम तना भी नहीं छोड़ सकते, जियो स्ट्रेटेजिकली एंगेज रखना होगा, अमेरिका है जितनी भी अपोजिशन करे। ठीक है जनरल साहब, ये जितनी गुफ्तगू अवैध तौहीद ने की, मैं इसी पर आपसे कमेंट कि इसके बावजूद कि हमारी फेंसिंग है, हमारे खदशात है, दो बातों का कमेंट कर दीजिएगा। एक तो यही कि चाइना और रशिया का किरदार, या क्या खित्ता चाहेगा कि अमेरिका दोबारा अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जा सके, और क्या अमेरिका फिर इनडायरेक्ट वो प्रॉक्सी वार यहाँ करने की कोशिश करेगा जो माजी में हमारे साथ होती रही दोनों साइड से, जो मेंशन कर रहे हैं? देखिए आयशा, अमेरिका सारी दुनिया में वो क्वाड इन्होंने बनाया, सब तरफ एफर्ट वो कर रहा है चाइना को कंटेन करने की, और ये कभी हो सकता था कि वो अफगानिस्तान को स्टेबल देखना चाहे ताकि चाइना इधर एक्सपैंड करे, वो इतनी मेहनत करे, इधर अमेरिका अपना सारा खर्चा करे इसको स्टेबल करके तो चाइना के हवाले कर दे ताकि यूरेशिया की तरफ और ईरान की तरफ सारी कनेक्टिविटी चाइना के हाथ चली जाए। ये नहीं था, वो इसको स्टेबल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे हालात बदले हैं ये उनकी भी सोच और उनकी प्लानिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ निकले हैं। ये जो उनके बयानात थे कि ये इनएविटेबल नहीं है कि वो तालिबान जो है वो काबुल पकड़ लें और ये करें वो करें, ये उनकी तवक्कुआत थी, वो समझते थे कि अभी ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन वो खत्म हो गया।
अब चीज ये है कि यूनाइटेड नेशन में जो रिसेंटली जो अफगानिस्तान के बारे में रिपोर्ट पेश की गई टेररिज्म की, उसमें आप देखिए, और वो एक चीज है जो अमेरिका पकड़ेगा, और इल्जाम तराशी पहले से शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी कि 20 वहां पे अफगानिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ताल्लुकात हैं इनके साथ, तालिबान के साथ। ये तालिबान के ऊपर इल्जाम वो रखेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, ये लगातार उनका कुछ उनसे ताल्लुक है या नहीं। ये कहते रहेंगे कि जनाब तालिबान आज भी पाल रहे हैं, वहां पे टेररिज्म होगा, वहां से टेररिस्ट मौजूद हैं, 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हकीकत में वहां पे जो चीज है जिसको अमेरिका ने रखा हुआ और जिसकी वजह से रशिया और ईरान ने आके नॉर्दर्न अलायंस का साथ छोड़ा, वो हैं जो कि दाइश के लोग हैं। 3-4 हजार लोग चेचनिया और दागिस्तान से रशिया से निकल के गए थे, जो जाके मिल गए थे वहां पे इसको दाइश को, और सीरिया में वो लड़े इनके खिलाफ। फिर वहां पे ईरानी बलूचिस्तान से 1000-2000 के करीब वहां से निकल के गए, वो भी दाइश में शामिल हुए थे। ये सब लोग वहां से शिकस्त हुई दाइश को, ये आके आज बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका इनको एक्टिवेट करेगा, ये वहां पे शुरू होगा किस्सा, और यही इंटरेस्ट है आज रशिया का और ईरान का, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को छोड़ के तालिबान का साथ देना शुरू किया, क्योंकि तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो दाइश को यहां पे पनपने नहीं देंगे। ठीक, तो ये इंस्टेबिलिटी अमेरिका करने की कोशिश पूरी करेगा। डिपेंड ये करता है कि ये जो मुज़ाकरात अभी तालिबान ने करने हैं सारे स्टेक होल्डर के साथ, क्या ये कामयाब होते हैं? ठीक, इस पे अगर कंसेंसस नहीं बनता तो इंस्टेबिलिटी तो आज ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले तो ये अभी मुज़ाकरात के कामयाबी जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है। मुज़ाकरात की कामयाबी है, कहाँ इशू है? सर मेरे पास वक्त कम हो रहा है, एक आखिरी सवाल जो मैं आप तीनों से करना चाहूंगी। जाहिर बात है हमारी भी ख्वाहिश है वहाँ इंसानी हुकूक की अमलदारी हो, और अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान से ज्यादा किसे पसंद ना होगा, क्योंकि हम तो साथ हमसाए हैं, लंबी सरहद, और हम भी चाहते हैं इस्तेहकाम रहे। मगर 3 ऐसे इक़दाम जो पाकिस्तान को फौरी करने जरूरी है, जैसे आप भी अभी कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात किस नतीजे पहुंचेंगे, हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। तो हम शुएब साहब कोई 3 ऐसे इक़दाम कि हम कम से कम मुतासिर और पाकिस्तान का करना जरूरी है। देखिए, हमारा तालिबान के ऊपर हमारा पहले तो ये प्रेशर रहना चाहिए कि आप हर हालत में मुज़ाकरात के जरिए ही इक़्तिदार संभालें, वरना हम आपको या बाकी भी दुनिया आपको तस्लीम नहीं करेगी। और ये मुज़ाकरात को कामयाब बनाना तालिबान के हाथ में होगा, क्योंकि ये किस हद तक पावर ऑफ उससे अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किस हद तक दूसरों को देते हैं, ये अब इनका काम है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि हमने अपना हमारी इंटरनल सिचुएशन आज भी इतनी खराब है कि हम बाहर की सिचुएशन का इकट्ठे मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इंटरनली आज अपने पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं इनको क्लोज करने की जरूरत है। ठीक है, और वैसे तो साहब यही सवाल आपसे। मैं ये समझता हूँ कि खुद इस वक्त जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उसके साथ चौकन्ना रहना है, क्योंकि अमेरिका और वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान किस तरह तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है जिसमें अमेरिका दुश्मन भी ना हो बराह रास्त, वो किस तरह आप तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। और दूसरा खास तौर पे तालिबान के अगर वहां पे फतवात का एक बराह रास्त या बिलवास्ता मिज़बरात जो है यहाँ के रिलीजियस पॉलिटिकल फोर्सेस और इस्लामिक सेमिनरीज या मदारिस का जो पूरा नेटवर्क है, 30,000 के करीब मदारिस है, उस पे इतना ना बढ़े जिस तरह माजी में बढ़ा था। तो आपने हर तरीके से चौकन्ना रहना है, और खतरात अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी रहती है तो खतरात मुस्तकिल मंडाते रहेंगे। ये एक क्राइसिस की सूरत हाल है, और इसमें सियासी कुव्वत जब तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर या खुद बैठकें करके कोई एक लाहे अमल नहीं बनाती, नैरेटिव नहीं बनाती, उस वक्त तक ये मामला मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड रहे। ठीक है, सईद काजी साहब आपके ख्याल में कम से कम एक लाइन में बात करता हूँ। हाँ जी, खुदारा आप अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी इस मुल्क के मफाद में बनाएं, अपने 2-2 टके पर लड़ने ये रूलिंग क्लास छोड़ दे। कभी फैटफ के आगे हम जलील हो रहे होते हैं, कभी किसी के आगे हम हाजिर हो रहे होते हैं। जब तक हम अंदर से ताकतवर नहीं होंगे, ये मैशियत अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी, ये कर्जे की लानत खत्म नहीं होगी, और 2-2 टके पे बिकने वाले जो हमारे बड़े और लीडर हैं उनसे हमारी निजात नहीं होती, हमारी दुनिया में कभी इज्जत नहीं होगी। ठीक है जी, अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया, सईद साहब, उवैस तौहीद साहब और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। यकीनी तौर पर अफगानिस्तान को लेकर खदशात और परेशानी से भरा दिन है, मगर देखना यह है कि जो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के, वहां से क्या नताइज निकलते हैं, वही रुख तय करेंगे कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।